नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा आपके YouTube चैनल प्रबुद्ध भारत ज्ञान प्रसार समूह में, जिसमें हम आपको देते हैं समसामयिक विषयों से जुड़े हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की जानकारी। पिछले वीडियो में हमने आपसे विचार साझा किए थे इंडियन सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा के जीएस पेपर फर्स्ट के बारे में, जिसका पहला टॉपिक था करंट इवेंट्स के बारे में और नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के दोनों सब्जेक्ट इसमें शामिल हैं, जिनके कुछ विषय हमने आपके साथ डिस्कस किए थे। इसी क्रम में दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, जहाँ पहले वाले करंट इवेंट्स के टॉपिक से लगभग 10-12 सवाल पूछे जाते हैं, वहीं हिस्ट्री वाले टॉपिक से भी 10-15 सवाल साल दर साल पूछे जाते हैं। इस बारे में हम आपको ये सलाह देना चाहेंगे कि इन सब्जेक्ट्स का डिवीज़न करते वक्त अक्सर प्रतियोगी परीक्षार्थी ये तय करने लग जाते हैं कि किस चैप्टर से किस वर्ष कितने प्रश्न कम या ज़्यादा पूछे गए। हमारी आपको सलाह है कि इस ट्रेंड को बहुत अधिक महत्व न दें, क्योंकि किसी वर्ष किसी चैप्टर से क्वेश्चन कम पूछे जा सकते हैं और अगले वर्ष उस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं। तो जहाँ तक इंडियन हिस्ट्री की बात है, ये जैसा कि आप जानते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड है: एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जहाँ तक एंशिएंट हिस्ट्री की बात है, ये सिंधु सभ्यता से शुरू होकर वैदिक कल्चर, मौर्यन पीरियड और गुप्ता पीरियड के रास्ते होती हुई हर्षवर्धन के शासनकाल पर 7वीं शताब्दी में आकर ख़त्म होती है। जहाँ तक मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात है, तो इसमें दिल्ली सल्तनत पीरियड, इसके अलावा तुगलक पीरियड, मुग़ल पीरियड, विजयनगर एम्पायर और जो मध्यकालीन युग में भक्ति और सूफी आंदोलन हुए, वो सभी औरंगजेब के शासनकाल के लगभग अंत में, जहाँ मुग़ल वंश का पतन होता है, यानी 1761 में आकर मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त होता है। 17वीं शताब्दी से शुरू होकर 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिलने तक भारत में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस शामिल किया गया है और इसमें जहां सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण की बात है, वहीं इसके अलावा ब्रिटिश सरकार की शासन पद्धति भी शामिल की गई है। इसके अलावा भारत को आज़ाद कराने के लिए जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और इसके अलावा जो राष्ट्रीय जागरण काल है और इसके अलावा जो ब्रिटिश सरकार के गवर्नर्स जनरल्स, उनके नाम वगैरह और उनकी शासन पद्धति भी इसी भाग के अंतर्गत आती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी हिस्सा कांग्रेस पार्टी, जिसका नाम उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस था, को भी शामिल किया गया है। इसमें एक बड़ा भाग गांधी और नेहरू युग का भी शामिल किया गया है। तो अब सवाल उठता है कि ये टॉपिक हिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है कि यदि आप कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट रहे हैं तो आपको इसे तैयार करने में कुछ परेशानियां आ सकती हैं।
क्योंकि इतिहास को एकदम समझना, उसके फैक्ट वगैरह याद करना और जो राजस्व और सामाजिक शासन संबंधी द्रोह प्रणालियां हैं उनके बारे में परिचित होना या कालक्रम के अनुसार उनका निर्णय लेना थोड़ा सा कठिन जान पड़ता है। तो इस बारे में हमारी आपको सलाह है कि आप इतिहास को तैयार करते वक्त कुछ 3-4 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात ये कि जिस भी चैप्टर को आप पढ़ें, जैसे मान लीजिए आप सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो उसकी क्रोनोलॉजी यानी जो उसका ऐतिहासिक घटनाक्रम है उसको नोट कर लें। यानी इतिहास याद करते वक्त हिस्ट्री टाइमलाइन का बड़ा महत्व है। आप एक टाइमलाइन पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत को डिवाइड कर लें। इसके अलावा कालक्रम में आप भारत के इतिहास को 100 वर्ष के अनुक्रम में भी बांट सकते हैं इस टाइमलाइन पर, और उसे 10-10 वर्ष के उपक्रम में भी बांट सकते हैं। इससे ये लाभ होगा कि आपको ये पक्का याद रहेगा कि कौन सी घटना कौन सी शताब्दी में घटी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आपने NCERT की किताबों में देखा होगा कि टाइमलाइन के अलावा कुछ फैक्ट्स जो सब्जेक्ट वाइज क्लियर होते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी रिवील्स, साइंस रिवील्स वगैरह वगैरह का भी आप ध्यान रखें। इनसे हमारा अभिप्राय ये है कि जैसे आप सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो उसमें विज्ञान ने क्या खुलासा किया है, इसको भी आप एक शॉर्ट नोट के तौर पर लिख लें। जैसे मान लीजिए सिंधु सभ्यता की बात है तो विज्ञान वर्ग के छात्र जानते ही होंगे कि सिंधु सभ्यता का शासनकाल रेडियो कार्बन 14 डाटा प्रोसेसिंग पर आधारित है और इसमें अर्धायु रेडियो एक्टिव पदार्थ की निकालकर उन ऐतिहासिक तथ्यों का, चाहे वो कोई खोज में मिला हुआ बर्तन है या कोई दूसरी इसी तरह की सामग्री है, किला वगैरह है, उनकी आयु का निर्धारण होता है। अर्धायु निर्धारण क्या है? इसे रेडियो एक्टिविटी के माध्यम से निर्धारित किया जाता है और इसको विज्ञान वर्ग के छात्र अच्छी तरह समझते ही हैं। इसके अलावा हर इतिहास की पुस्तक में नक्शे दिए हुए होते हैं, ऐतिहासिक नक्शे। उनमें उस राजवंश का जो भौगोलिक क्षेत्र था उसको आप मॉडर्न ज्योग्राफी के हिसाब से मैच करके याद करें। यानी उस समय इसका नाम क्या था और आज ये क्षेत्र भारत के या किसी अन्य एशियाई या विश्व देश में कहाँ पर पड़ता है। तीसरी बात जो इतिहास याद करते वक्त आपको रखनी है वो है टर्मिनोलॉजी की। आपको ये पता होना चाहिए कि वैदिक काल में पुलिस अधिकारी को क्या कहा जाता था या निष्क किस धातु का सिक्का था और वो मुद्रा के रूप में कैसे प्रयोग होता था। तो इस तरह कालक्रम और सब्जेक्ट वाइज रिवील्स के अलावा जो तीसरा महत्व है वो है प्रावैधिक शब्दों को याद रखने का, और इसमें उस समय की मुद्रा, उस समय की भू राजस्व पद्धति या दूसरी शासन पद्धति, पदाधिकारियों के नाम वगैरह शामिल हैं जिनको कि आप आज अलग रूप में जानते हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो उस समय और आज भी लगभग उसी रूप में प्रचलित थे। जैसे गुप्त काल में कुमारामात्य एक ऐसा पद था
जो आज के IAS अधिकारी की तरह ही होता था। तो इस तरीके से आप जो चौथा महत्वपूर्ण इतिहास पढ़ते वक्त बिंदु अपने याद करने में अपनाएंगे वो है केस स्टडी का। सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन और इसी तरीके से जो जागरण काल है, सामाजिक जागरण काल है, उसमें कितने ही विशेष नाम हैं जिनको आप केस स्टडी के तौर पर लेसन के अंत में नोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं तो राजा राम मोहन राय, उनका जीवन काल, उनके द्वारा किए गए प्रयास और वो किन परिस्थितियों में प्रयास किए गए थे और उनके क्या परिणाम हुए। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि इतिहास को तैयार करते वक्त आप जिस भी चैप्टर को तैयार करें उस चैप्टर का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इतिहास संक्षिप्त में लिखने के बाद लेसन के अंत में कुछ पॉइंट्स नोट कर लें। उनमें पहला है कालक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दूसरा है आपका सब्जेक्ट वाइज रिवेल्स यानी विज्ञान के द्वारा क्या बताया गया है, भूगोल के द्वारा क्या बताया गया है, और तीसरा है टर्मिनोलॉजी जिसमें आपको उस समय जो प्रचलित शासन पद्धति थी उसमें किस अधिकारी को या किस व्यवस्था को किस नाम से पुकारा जाता था। और चौथी जो महत्वपूर्ण बात है जो अभी हमने आपसे डिस्कस की वो है केस स्टडी की, यानी हर शासन युग में किसी न किसी रूप में कोई न कोई ऐसा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक कलाकार वगैरह कोई रहा होगा जिसका आपको महत्व पता होना चाहिए, उसकी जीवन पद्धति और उसने कौन से कार्य किए। इस श्रेणी में आप दे सकते हैं जैसा कि अभी मैंने आपको गिनाया, राजा राम मोहन राय है, टोडरमल है, तानसेन है या इसी तरीके से दूसरे नाम हैं। इसके अलावा इतिहास में जो सबसे ज़्यादा महत्व है वो है आपके जो मुद्राएं वगैरह मिली या जो कला संस्कृति में किले मिले या जो उस समय साहित्य मिला, उन सब पुस्तकों के नाम वगैरह भी आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। एक अनुरोध हमारा आपसे यह भी है कि जो सलाह हम आपको दे रहे हैं वो महज एक सलाह है, ज़रूरी नहीं कि आप इसका पालन करें। आप अपने आवश्यकता के अनुरूप कोई दूसरी आसान कंठस्थ पद्धति भी अपना सकते हैं जो आपको आसान हो। पुस्तकों की यहाँ तक बात है, यदि हमारे मुंह से कभी याद किसी पुस्तक का नाम निकल जाता है तो उसे आप ये ना समझें कि हम उस पुस्तक वाले से कोई लिंक रखते हैं और उसकी बहुत बड़ी खरीदारी पैदा हम आपके बीच में करना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी आवश्यकता के अनुरूप जो भी खरीद कर पढ़ें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस बारे में हमारी आपको सलाह है कि आप जो भी पढ़ें किसी अच्छी टेक्स्ट बुक से पढ़ें। तो ये आज हमने आपको इतिहास के बारे में जानकारी दी। इंतज़ार करें, हम अगली वीडियो में आपको किसी ऐसे ही तीसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी YouTube वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें। नमस्कार।